नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज तक की कक्षा में हमने लट लकार के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था। आज तक की कक्षा में हमने लट लकार को अच्छी प्रकार से समझ लिया है। आज की कक्षा में हम लोट लकार के बारे में पढ़ेंगे और हमने 10 नियम कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 11वां और 12वां नियम को देखेंगे। ठीक है, लट लकार का प्रयोग हम करते थे सामान्य वर्तमान काल में, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, रामः पुस्तकम पठति। ठीक है, राम फल खाता है, रामः फलम खादति। अब जैसे जैसे हम लोट लकार का प्रयोग कहाँ करेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। राम पुस्तक पढ़े, राम पुस्तक को पढ़े। कोई जैसे कोई गुरुजी बैठे हैं, ठीक है, गुरुजी के सामने उनका शिष्य राम नाम का है, तो उन्होंने कहा कि राम पुस्तक पढ़े, तो गुरुजी जो उसको आज्ञा दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग लोट लकार का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप लोग देखे होंगे आप लोग इसको आज्ञा पढ़ते होंगे, लेकिन ये शुद्ध उच्चारण नहीं है, इसको आज्ञा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञ है इसमें क्या क्या अक्षर है देख लेते हैं। आधा जकार है, ठीक है, फिर यकार है, फिर अकार, ये सब मिल के बनता है ज्ञ। ठीक है, ग नहीं, यहाँ पे ज है। आप लोग परीक्षा भी देंगे तो उसमें कई बार आपको फंसाने के लिए ये वाला शब्द दे देगा, तो हम लोग उच्चारण करते हैं ज्ञ ज्ञ, तो वहां पे भी गगार वाला ही ऑप्शन सही करके आए थे, जबकि वो गलत है। ये ज्ञ इसका उच्चारण होगा और यहाँ पे जकार वर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका हम इस लकार का प्रयोग करेंगे आज्ञा के अर्थ में। ठीक है, और हम इसमें कुछ विशेष बातें हैं, जैसे मैंने अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, ये दोनों अकारांत हैं और ये आकारांत है। ठीक है, स्त्रीलिंग वाला शब्द। तो जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग के शब्द होंगे सबके रूप फल के समान ही चलेंगे। जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे सबके रूप देव के समान या राम के समान चलेंगे। ठीक है, जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे सबके रूप सीता के समान चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने वाक्य प्रयोग किया, वह पुस्तक पढ़े, तो पुस्तक शब्द संस्कृत में नपुंसकलिंग में आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पुस्तक शब्द का रूप नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ जाएंगे जैसे फलम फले फलानी है, वैसे ही पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गांव ग्राम शब्द है पुल्लिंग में, तो ग्राम उसका प्रयोग करते हैं, ग्राम ग्रामो ग्रामः। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द तो देव के समान चलेंगे, देवः देवो देवः, ऐसे ही ग्रामः ग्रामो ग्रामः। ठीक है, ऐसे ही आकारांत स्त्रीलिंग सीता शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लता शब्द का प्रयोग किया है। लता को देखें, ठीक है, तो लता के रूप मैंने यहाँ नहीं लिखे, लेकिन आपको अगर सीता शब्द के रूप याद रहेंगे तो आप लता शब्द के रूप चला सकते हैं। लता लते लताः, लताम लते लताः। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम। और ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे ये तुद धातु है, इसके जैसे पठतु पठताम पठन्तु है, तो ऐसे ही तुद धातु के रूप भी पठ धातु के समान ही चलेंगे। तुदतु तुदताम तुदन्तु, तुदत तुदतम तुदत, तुदानी तुदाव तुदामा। आप लट लकार का एक रूप याद कर लीजिए, जैसे मैंने पठ धातु का रूप आपको याद कराया, पठती पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथः पठामि पठावः पठामः। ठीक है, तो आपको पठ धातु का रूप याद करने के बाद तुद धातु का रूप याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप उसी के समान रूप चला सकते हैं। पठती पठतः पठन्ति, वैसे ही तुदति तुदतः तुदन्ति, तुदसि तुदथः तुदथः, तुदामि तुदावः तुदामः। ऐसे ही बिल्कुल समान लोट लकार में भी है। लोट लकार में आपको पठ धातु का रूप याद हो गया, तो आपको इनमें से जितने भी धातु है सभी के रूप याद हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले कुछ विशेष पॉइंट उसको नोट कर लीजिए। जो इस धातु है ना, ये इसको जब रूप चलाएंगे तो इसको इच्छा आदेश हो जाता है। जैसे हमने लट लकार में देखा था, इच्छति इच्छता इच्छन्ति, इच्छसि इच्छतः इच्छता, इच्छामि इच्छावः इच्छामः। ऐसे ही लोट लकार में भी इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु, इच्छा इच्छतम इच्छता, इच्छामि इच्छावः इच्छामः। ठीक है, ठीक है। और लट लकार में और इसमें थोड़ा सा भेद रहता है। हम लोग लट लकार के जब रूप चलाते हैं तो यहाँ पे विसर्ग लग जाता है, पठावः पठामः। ठीक है, लेकिन लोट लकार में ये विसर्ग यहाँ पे नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो प्रच्छ धातु है इसको पृच्छ आदेश हो जाता है, दोनों लकार में, लट और लोट दोनों में। तो पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु, पृच्छ पृच्छतम पृच्छत, पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः। ठीक है, एक धातु के रूप आप याद करेंगे तो जितनी भी धातुएं हैं, इनके अलावा भी कई धातुएं ऐसी हैं जो सामान्य प्रयोग में आती हैं और उसके रूप भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम अपना 11वां नियम देखते हैं। 11वां नियम है हमारा कर्मणि द्वितीया। ठीक है,
कर्मणि द्वितीय कहता है कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। कर्म कारक को पहचानने का मैंने आपको बताया था कारक चिन्ह, ठीक है। कारक चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक को पहचानने का को, कर्ता ने, कर्ता को पहचानने के लिए होता है ने, और कर्म को पहचानने के लिए होता है को, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, तो को से हम कर्म कारक पकड़ेंगे, और यहाँ पे क्या करें, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, अर्थात कर्म कारक कोई भी शब्द रहेगा यदि वाक्य में, तो हम उसमें द्वितीय विभक्ति के शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे ये प्रथमा विभक्ति का है, फलम फले फलानी, यदि कर्म कारक के रूप में आता है फल शब्द, तो हम फलम फले फलानी इन तीनों में से एक का प्रयोग करेंगे। एक वचन का रहेगा फल तो एक वचन का क्रिया, एक वचन के शब्द का प्रयोग करेंगे, द्विवचन का रहेगा तो द्विवचन, और बहुवचन का रहेगा तो बहुवचन, ठीक है। आइए अब अपना पहला वाक्य देखते हैं, वह पुस्तक पढ़े, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता कौन होते हैं, मध्यम पुरुष के कर्ता कौन होते हैं, और उत्तम पुरुष के कर्ता कौन होते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, उससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जितने भी अन्य शेष बचेंगे ना, वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता हो जाएंगे। तो मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं? त्वम, ठीक है, और युवाम, ठीक, और यूयम, ये तीनों मध्यम पुरुष के कर्ता हो गए। और उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं? अहम, आवाम और वयम, ठीक है। इसको ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 कर्ता हो गए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के। और प्रथम पुरुष के जो कर्ता है उसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी नाम है, ठीक है, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, पत्र, या कुछ भी कोई भी शब्द हुआ ना, वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता के अंतर्गत आएंगे। और इसके अलावा सह, पुल्लिंग होगा तो सह, स्त्रीलिंग होगा तो सा, ठीक है। सह का प्रयोग होता है वह के लिए, ठीक है, वह की संस्कृत हो जाएगी सह, और स्त्रीलिंग में वह कहेंगे तो सा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? एषः, पुल्लिंग में रहेगा तो एषः, ठीक है, यहाँ भी से मिलेगा, और स्त्रीलिंग में रहेगा तो एषा, ठीक है। ये दोनों यहाँ थोड़ा सा सह, सा, एषा, एषा, ठीक है। ये तो प्रथम पुरुष एक वचन के हो गए, ठीक है। और जितने भी एक वचन के नाम हो गए, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, ठीक है, एक वचन के। अब द्विवचन में आ जाते हैं, प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो सह पुल्लिंग रहेगा वे दोनों के लिए, पुल्लिंग में तो, और स्त्रीलिंग में वे दोनों के लिए क्या हो जाएगा? ते, सह, तौ और ते पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के वह, वे दोनों, वे सब के लिए सा, ते, ताहा, ठीक। अब स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में यह, ये दोनों के लिए, मतलब यहाँ पे क्या था? एषा, मतलब यह एक वचन के लिए हो गया। अब ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा? एषा, एतौ, ठीक। इसके अलावा एषा, एते हो जाएगा स्त्रीलिंग में द्विवचन के लिए। ये दोनों, जैसे ये दोनों बालिकाएं हैं तो एते बालिके स्तः, ठीक है। इसके बाद बहुवचन में देख लेते हैं, एषा, एतौ, एते, पुल्लिंग रहेगा तो एते हो जाएगा, ये सब पुल्लिंग में रहेगा तो एते, और ये सब स्त्रीलिंग में रहेगा तो एताहा। इनके अलावा भी कुछ शब्द है, जैसे अयम है, ठीक है, उसके बाद या असव शब्द है, उनका भी इसी में गणना हो जाती है। लेकिन अभी प्रारंभिक संस्कृत सीख रहे हैं आप लोग, तो इसमें सबसे अधिक प्रमुख यही सब है, जैसे सह, तौते, साते, साते, ताहा, एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः, ठीक है। इसके अलावा जितने भी नाम आएंगे संस्कृत में, जैसे
रामः लक्ष्मणः सीता अर्जुनः युधिष्ठिरः, ये सब प्रथम पुरुष के कर्ता हो जाएंगे। बाकी त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम, ठीक है, ये छह क्या हो जाएंगे उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता। ठीक है, उत्तम पुरुष में अहम, अवाम, वयम, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। बस सामान्य बात अब ये ध्यान रखिए कि मतलब कि जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो ये है त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम है, इनको बस ध्यान से याद रखिए कि मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम होता है कर्ता और उत्तम पुरुष में अहम, अवाम, वयम कर्ता होते हैं। इनको छोड़ के जितने भी कर्ता होंगे, ठीक है, जितने भी वाक्य में कर्ता के रूप में आएंगे शब्द, वो सब प्रथम पुरुष के ही कर्ता होंगे। जैसे राम खाता है, सीता खाती है, लक्ष्मण खाता है, या फिर वह खाता है, वे दोनों खाते हैं, वे सब खाते हैं, ये सब प्रथम पुरुष के कर्ता हो गए। और हमारा जो पहला नियम है, बहुत बेसिक नियम, आप सभी को पता ही होगा कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। तो कर्ता यदि हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का रहेगा, ठीक है, तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे। कर्ता हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन का रहेगा तो हम क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे। कर्ता हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन का रहेगा तो हम क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की ही लगाएंगे। ठीक है, सामान्य से नियम है, लेकिन आप संस्कृत में कोई भी वाक्य देखेंगे तो उसमें ये नियम अवश्य आपको दिख जाएगा। ठीक है, आइए अब अपने वाक्यों को देखते हैं। वह पुस्तक पढ़े, वह के लिए संस्कृत में शब्द है सह। ठीक है, प्रारंभिक कक्षा में मैंने बताया था, पहली दूसरी कक्षा में। ठीक है, तो वह की संस्कृत रहेगी सह। पुस्तक पढ़े का अर्थ जाएगा पुस्तक को पढ़े। ठीक है, सेंस बनाएंगे इसका, पुस्तक पढ़े, पुस्तक को पढ़े। ठीक है, तो पुस्तक शब्द पुल्लिंग में भी होता है संस्कृत में और नपुंसकलिंग में भी होता है, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध है नपुंसकलिंग वाला, तो हम लोग नपुंसकलिंग के समान चलेंगे। ठीक है, तो वह पुस्तक पढ़े, तो सह पुस्तक नपुंसकलिंग का शब्द है, तो नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग है, तो हम लोग इसके रूप चलाएंगे फल शब्द के समान। तो फलम, फले, फलानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो सह पुस्तकम, क्योंकि यहाँ कर्म कारक आ रहा है ना, पुस्तक को पढ़े तो कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति हमने पढ़ा नहीं, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है, तो सह पुस्तकम। ठीक है, वह पुस्तक को, सह पुस्तकम पढ़े। तो जब गुरु जी किसी बच्चे को आज्ञा दे रहे हैं, वह जैसे वह पुस्तक पढ़े, जैसे वो कई बच्चे बैठे हैं तो एक बच्चा किनारे बैठा हुआ पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, तो गुरु जी की जब नजर पड़ती है उसके ऊपर तो कहते वह बच्चा मतलब वह बालक पुस्तक पढ़े। ठीक है, तो उसके लिए सह पुस्तकम पढ़े आज्ञार्थ में हो जा रहा है। ठीक है, वर्तमान काल अर्थ में भी दिख सकता है आपको, लेकिन सामान्यतः आज्ञा दे रहे हैं, इसके लिए अलग लकार बन गया है, लोट लकार। ठीक है, तो सह पुस्तकम, कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी हम कहाँ लगाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन की। ठीक है, कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे, सह पुस्तकम पठत। ठीक है, बहुत ही सरल है। दूसरा वाक्य देखते हैं, वह गांव जाए। ठीक है, वह गांव जाए, वह की संस्कृत क्या हो जाएगी सह। गांव, गांव शब्द के लिए संस्कृत में शब्द है ग्रामः। ठीक है, आकारांत पुल्लिंग शब्द देव के समान रूप चलेंगे, देवः, देवो, देवाः, ग्रामः, ग्रामो, ग्रामाः, ग्रामम, ग्रामो, ग्रामान्। ठीक है, तो वह की संस्कृत हो जाएगी सह। गांव जाए, गांव को जाए। ठीक है, तो सह ग्रामम, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति हमारा नियम है 11वां नियम। ठीक है, तो सह ग्रामम जाए की हो जाएगी, जैसे जाने अर्थ में गम धातु है, तो गम को गच्छ आदेश हो जाता है, रूप चलेंगे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छामि, गच्छावो, गच्छामः। तो कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया हम कहाँ लगाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन की, क्या रूप आ जाएगा सह ग्रामम गच्छतु। ठीक है, तीसरा वाक्य देखते हैं, वे दोनों पत्ते छुए। ठीक है, वे दोनों की संस्कृत क्या हो जाएगी सह, मतलब वह, तब मतलब वे दोनों। ठीक है, यहाँ पे स्त्रीलिंग का भी वाक्य बना सकते हैं, इसमें पता नहीं लगेगा मतलब कि पुल्लिंग का या स्त्रीलिंग का, तो स्त्रीलिंग का ले लेते हैं, वे दोनों पत्ते छुए। तो वे दोनों के लिए संस्कृत में स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, स्त्रीलिंग है ना, तो ते। ठीक है, वे दोनों पत्ते छुए, तो पत्ते की संस्कृत है पत्रम। ठीक है, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, फलम के समान रूप चलेंगे। आपको फल शब्द के रूप याद है तो आपको पत्रम के भी रूप याद हो जाएंगे, पुस्तक शब्द के भी रूप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके रूप चलाएंगे। वे दोनों पत्ते छुए, तो स्त्रीलिंग का है तो द्विवचन में हम ले आएंगे ते को, द्विवचन का कर्ता क्या हो जाएगा हमारा ते हो जाएगा। ठीक है, ते वे दोनों पत्तों को छुए, तो पत्राणि। ठीक है,
पत्राणि। अब कर्ता हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का, तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष द्विवचन की लेंगे, ठीक है। और छूने अर्थ में क्या धातु है, स्पृश धातु, ठीक है। इसके रूप चलेंगे स्पृशतु, स्पृशताम, स्पृशन्तु, स्पृश, स्पृशतम, स्पृशत, स्पृशानि, स्पृशाव, स्पृशाम, ठीक है। ते पत्राणि स्पृशताम, ठीक है। वे दोनों पत्ते छुए, ठीक है। आगे समझना, आगे देखते हैं हम लोग। वे सब लता को देखें, चौथा वाक्य हमारा वे सब लता को देखें। तो सबसे पहले हम लोग वे सब की संस्कृत देख लेते हैं, ठीक है। वे सब की संस्कृत क्या हो जाएगी, सह तौ ते मतलब वे सब, तो ते, ठीक है। लता को देखें, ठीक है। वे सब की संस्कृत होगी ते। लता को देखें, कर्म कारक दिख रहा है आपको, को से कर्म कारक आ रहा है, ठीक है। लता शब्द के लिए संस्कृत शब्द की, लता शब्द संस्कृत का शब्द, उसको तत्सम रूप में हिंदी में ले लिया गया है, ठीक है। उसके रूप चलेंगे सीता के समान, सीता सीते सीताः, सीतां सीते सीताः, लता लते लताः, लताम लते लताः। अब आपको जैसे रमा शब्द के मैंने आपको रूप याद कराए थे, तो अब रमा शब्द के रूप याद है तो आप लता शब्द के चला सकते हैं, सीता शब्द के चला सकते हो, गीता शब्द के रूप चला सकते हैं, ठीक है। तो वे सब की संस्कृत ते लता को देखे तो लताम, ते लताम। देखने के अर्थ में दृश्य धातु है, उसको पश्य आदेश हो जाता है, ठीक है। उसके रूप चलेंगे पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यताम, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्यामः, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना कि दृश्य धातु है, उसको पश्य आदेश हो जाता है। रूप पठतु के समान ही चलेंगे, पठतु, पठताम, पठन्तु, ऐसे ही पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यताम, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्यामः, ठीक है। आइए देखते हैं ते लताम पश्यन्तु, ठीक है। पांचवा वाक्य देखते हैं, तू पत्र लिख। तू की संस्कृत क्या हो जाएगी, तू हमारा मध्यम पुरुष का करता है, तू की संस्कृत हो जाएगी त्वम। तू की संस्कृत क्या हो जाएगी, त्वम हो जाएगी, ठीक है। तू पत्र लिख, पत्र लिख मतलब पत्र को लिख, ठीक है। पत्र के लिए भी मतलब कि जो पत्र लेटर होता है ना, उसके लिए भी संस्कृत में पत्र शब्द है। तो उसके रूप चलेंगे फल के समान, फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि। अब विशेष भेद इतना है कि जैसे फलम फले फलानि में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन पत्रम पत्रे पत्राणि में नकार आ जाएगा यहाँ पे। तो जिन्होंने इससे पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने 10वां नियम पढ़ा है, र और स के बाद न को न हो जाता है। तो वहां आप लोग समझ पाएंगे कि मतलब कि यहाँ नकार क्यों हो गया है और इसमें नकार क्यों है, ठीक है। तो त्वम पत्रम, पत्र को लिख तो पत्रम, ठीक है। त्वम पत्रम लिख, जैसे हमारा कर्ता कहाँ का है, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो क्रिया भी हम मध्यम पुरुष एक वचन की लिखेंगे, ठीक है। तो लिखने का अर्थ में क्या धातु है, लिख धातु। इसके रूप चलेंगे लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखता, लिखानि, लिखाव, लिखाम। त्वम पत्रम लिख, ठीक है। आगे देखते हैं छठा वाक्य, तुम दोनों फूल चाहो, ठीक है। इसमें वाक्य में थोड़ा सा सेंस नहीं बन रहा है, पर एक बार वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। तुम दोनों फूल चाहो, ठीक है। तुम दोनों की संस्कृत क्या हो जाएगी, युवाम, ठीक है। तुम दोनों की संस्कृत युवाम। फूल की संस्कृत होती है पुष्पम, ठीक है। उसके रूप भी कैसे चलेंगे, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है तो उसके रूप भी फल के साथ चलेंगे, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ठीक है। तो उसमें पुष्पाणि में भी मतलब कि जो न है उसको नकार हो जा रहा है, क्योंकि हमारा नियम था 10वां नियम, र और श के बाद न गुणा हो जाता है यदि बीच में स्वर कवर कवर और नकार बीच में आए तो भी, और य र ल, ठीक है। ये इन अक्षरों का व्यवधान भी हो ना तो भी र और स के बाद न को न हो जाता है। तो हमारे पुष्प में जो मूर्धन्य शकार आ रहा है, ये वाला षटकोण वाला शकार आप लोग कहते हैं, ये वाला जो शकार है, इसके बाद हम न आ रहा है इसलिए उसको हम न को न कर दे रहे हैं। युवाम, फूल चाहो अर्थात फूल को चाहो, युवाम पुष्पम, युवाम पुष्पम। चाहो, चाहने का अर्थ में धातु है इस धातु, मैंने बताया इसको इच्छा आदेश जाता है। तो इसके रूप जैसे हमारा कर्ता कहाँ का है, मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो क्रिया भी हम लोग मध्यम पुरुष द्विवचन की लेंगे, ठीक है। स्पृश धातु है, उसके रूप में इस धातु है ना, इस धातु के रूप चलेंगे इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु, इच्छ, इच्छतम, इच्छता, इच्छानि, इच्छाव, इच्छाम। कर्ता हमारा युवा में मध्यम पुरुष
मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है तो क्रिया विभम मध्यम पुरुष द्विवचन की लेंगे। युवाम पुष्पम इच्छतम। ठीक है, आगे देखते हैं 7वां वाक्य। अब जैसे कि दोस्तों ये सब मतलब कि इन वाक्यों को करने से आपको क्या फायदा होगा, जैसे कोई भी संस्कृत पुस्तक आप पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या है कि मीनिंग को रट लेते हैं। ठीक है, मीनिंग को आपको रटना नहीं है, बस अगर आप कुछ नियम में पढ़ाऊंगा, लगभग 60 एक नियम है, बहुत ही इजी नियम है, एक एक लाइन नियम है। कर्ता कारक में, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है, अभिधा उभय अभिधा उभयता परिता सर्वथा प्रतिधिक और विनय के साथ द्वितीय व्यक्ति होती है। अगर आप इन नियमों को पढ़ लेंगे, ठीक है, और कुछ मीनिंग याद कर लेंगे, शब्दार्थ जिसे कहते हैं, उसे आप याद कर लेंगे, तो संस्कृत की कोई भी पुस्तक हो ना, उसका आप आसानी से सरलता से उसका अर्थ निकाल पाएंगे या समझ पाएंगे। आप लोग कक्षा में जाते हैं तो वहाँ बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आपको इस विधि से नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आप इस विधि से एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद कोई संस्कृत की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो अर्थ एक बार आप पढ़ लेंगे, जैसे यहाँ पे कोई भी एक पैराग्राफ लिखा रहेगा, उसको आप पढ़ने के बाद उसका अर्थ आप कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको शब्द का मीनिंग आना चाहिए, उसका अर्थ आना चाहिए शब्द का। बाकी विभक्ति कारक आदि से आप अर्थ उसका बहुत सरलता से निकाल पाएंगे। लोट लकार का वाक्य रहेगा तो उसमें आप रूप को पहचान के और उसके अनुसार आप अर्थ कर पाएंगे। लट लकार मैंने पढ़ा ही दिया है, वर्तमान काल अर्थ में प्रयोग होता है, उसके वाक्य का अर्थ आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक चीजें, और 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं या कोई भी बड़े लेवल की भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, सीटेट वगैरह में भी अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट है, तो ये क्या है कि आपको बेसिक लेवल एकदम मजबूत कर देता है। और अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो आपको कहीं भी मतलब कि ऐसे रटना नहीं पड़ेगा संस्कृत में कुछ भी। रटने के लिए क्या चीज है, जैसे आप एक फल शब्द का रूप याद कर लीजिए, देव शब्द का याद कर लीजिए, सीता शब्द का रूप याद कर लीजिए। ठीक है, ये 3 प्रमुख शब्द हैं संस्कृत में, मतलब 3 प्रकार के। ठीक है, और पठ धातु के रूप याद कर लीजिए। इन्हीं के समान मतलब कि सामान्यतः जो प्रारंभिक संस्कृत है उसमें सभी शब्दों के और धातु के रूप शब्दों के तो इन्हीं के समान चल जाएंगे। कोई भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रहेगा उसके रूप फल शब्द के समान चल जाएंगे। कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द रहेगा उसके देव के समान चल जाएंगे। कोई भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रहेगा उसके रूप सीता के समान चल जाएंगे। तो आपको याद कुछ नहीं करना, बस एक एक रूप याद कर लीजिए। ठीक है, और एक धातु का रूप याद कर लीजिए। 5 लकार में याद करना आपको, डट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और दृढ़ लकार। इन 5 लकारों में आप एक धातु के रूप याद करेंगे तो इसके समान अनेकों धातु के रूप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और जब एक धातु के रूप आपको याद है, सभी के रूप याद हो जाएंगे, और जो भी वाक्य में जिस धातु का प्रयोग रहेगा उसका मीनिंग आसानी से निकाल पाएंगे। आइए हम अपना अगला वाक्य देखते हैं। तुम सब दुर्बल को दुख ना दो। ठीक है, तुम सब की संस्कृत क्या हो जाएगी, त्वम युवाम यूयम। तुम सब की संस्कृत क्या हो जाएगी, यूयम। ठीक है, तुम सब दुर्बल को से कर्म कारक। ठीक है, और कर्म में द्वितीय व्यक्ति, दुर्बल से आकारांत पुल्लिंग से देव के समान चलेंगे, देव देवो देवाः, तो दुर्बलः दुर्बलः दुर्बला। ठीक है, यूयम, तो दुर्बल को है तो द्वितीय व्यक्ति का रूप लेंगे, दुर्बलम देवम, और फिर यहाँ पे रहेगा तो दुर्बलम हो जाएगा, यूयम दुर्बलम। ठीक, को दुख ना दो। ठीक है, यूयम दुर्बलम न दुख देने का तो धातु यहाँ पे। ठीक है, इसके रूप चलेंगे पट धातु के समान, तुदम 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 तुदता तुदानी तुदावत तुदाम। कर्ता हमारा है मध्यम पुरुष बहुवचन का, तो क्रिया भी हम लोग मध्यम पुरुष बहुवचन की लेंगे, तो यूयम दुर्बलम न तुदता। ठीक है, आज्ञार्थ में कोई उसको आज्ञा दे रहा है कि तुम लोग दुर्बल को दुखी ना करो, मतलब परेशान ना करो। अगला वाक्य देखते हैं, मैं प्रश्न पूछूं। ठीक है, मैं की संस्कृत हो जाएगी अहम। ठीक है, प्रश्न पूछूं, प्रश्न की मतलब कि प्रश्न के द्वितीय व्यक्ति रूप बनेगा प्रश्नम, अहम प्रश्नम पूछूं। तो यहाँ पे कर्ता कहाँ का हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हम उत्तम पुरुष एक वचन लगाएंगे। धातु मूल है क्या है, प्रच्छ धातु, इसको पृच्छ आदेश हो जाता है, तो पृच्छतु पृच्छतम पृच्छन्तु पृच्छ पृच्छतम पृच्छत पृच्छामि पृच्छाओ पृच्छामः, अहम प्रश्नम पृच्छामि। ठीक, आगे देखते हैं
9वां वाक्य, ठीक है। हम दोनों पुस्तक ले लें। जैसे हम लोग कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पुस्तकें बड़ी रहती है, तो वहाँ के मतलब कि जो नियंत्रक होता है या जो भी वहाँ पे बैठा रहता है उससे पूछ के लेंगे ना पुस्तकें। तो वहाँ पे हम लोग मान लीजिए उससे आज्ञा मांग रहे कि क्या हम ये पुस्तकें ले लें उसके सेंस में, ठीक है, उसके संदर्भ में हम दोनों पुस्तकें ले लें। हम दोनों की संस्कृत क्या हो जाएगी? आवाम, ठीक है। ये सब बहुत सरल, ये प्रथम कक्षा से पढ़ाता आ रहा हूँ, आपको भी तो याद रहना चाहिए। आवाम, पुस्तकें, पुस्तकानी कर देते हैं, बहुत सारी पुस्तकें होंगी तो पुस्तकानी। कर्ता हमारा है उत्तम पुरुष द्विवचन का, ठीक है। उत्तम पुरुष द्विवचन में हम कर्ता बन रहा है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लेगी। लेने के अर्थ में धातु है नी धातु, नी प्रापणे धातु है, उसके रूप चलेंगे नयतु नयताम नयन्तु, नय नयतम नयता, नयानि नयाव नयाम, ठीक है। बहुत सरल है। अगला वाक्य देखते हैं, हम सब यहाँ बैठ जाएं। अब देखिए इसमें सभी वाक्यों में हमने द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया है। जहां भी कर्म दिख रहा है, पुस्तक ग्रामम, पुस्तकम ग्रामम, पत्राणि लताम, पत्रम पुष्पम, दुर्बलम प्रश्नम, पुस्तकानि, सब जगह हमने द्वितीय व्यक्ति के मतलब शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। हम सब यहाँ बैठ जाए। अगला वाक्य देखते हैं, हम सब यहाँ बैठ जाए, 10वां वाक्य, ठीक है। हम सब की संस्कृत क्या हो जाएगी? वयम, यहाँ बैठ जाए। यहाँ की संस्कृत बहुत सरल है, अत्र, वयम अत्र, बैठ जाए। तो बैठने के अर्थ में जो धातु है वो है सीध धातु, उसके रूप चलते हैं सीधु, सीधतम, सीधंतु, सीध, सीधतम, सीधत, सीधानी, सीधाव, सीधाम। बहुत ही सरल। एक आपको पट धातु का रूप याद करना है, उसके समान कई धातु का रूप याद हो गए। तो सीध धातु का भी हमने रूप चला है, जैसे कि, और वयम हमारा करता है उत्तम पुरुष बहुवचन का, ठीक है। तो क्रिया भी हम लोग उत्तम पुरुष बहुवचन की लेंगे, ठीक है। वयम अत्र सीधाव, सीधाम, सीधाम। यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग विशेष रूप से कि यहाँ विसर्ग नहीं है। लट लकार में पीछे विसर्ग रह जाता है, लेकिन ये लोट लकार है, ठीक है। यहाँ पे पीछे विसर्ग नहीं देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम अगला नियम पढ़ेंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये वाक्य सब किसमें लोट लकार में है, तो आप चाहें तो इसको लट लकार में परिवर्तित करके वाक्य बनाइए, ठीक है। और इसको मतलब एक वचन का वाक्य तो उसको द्विवचन में कर दीजिए। द्विवचन का कोई वाक्य है, जैसे तुम दोनों फूल जाओ, तो तू फूल चाह, ऐसा वाक्य बना के इसको बनाइए, ठीक है। इससे आप लोग जल्दी सीखेंगे संस्कृत। या फिर अगर आप कहेंगे कमेंट्स में तो मैं सभी वाक्य करवाऊंगा, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा से ही वाक्य 10 एक वाक्य ही लेके आता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपना अगला नियम पढ़ेंगे, 12वां नियम। आइए हम अपने अगले नियम 12वें नियम को देख लेते हैं। 12वां नियम क्या कह रहा है? अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक और विना के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। जब भी वाक्य में ये शब्द रहेंगे, ठीक है, अभितः रहे, उभयतः रहे, परितः रहे, सर्वतः रहे, प्रति रहे, धिक रहे और विना, तो इनके साथ में हम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। इन जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे षष्ठी व्यक्ति मतलब कि संबंध कारक के वाक्य हैं। जैसे राम के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो के से कौन सा, का के की रारेरी मैंने आपको बताया था। तो का के की रारेरी से किसको समझना है? संबंध कारक, और संबंध कारक में षष्ठी व्यक्ति करेंगे। लेकिन ये विशेष नियम है, कह देता है कि अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, अधिक और विना के साथ कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय व्यक्ति होगी, ठीक है। आइए अब इसके वाक्य को करते हैं। राम के दोनों ओर वृक्ष हैं, ठीक है। तो राम के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो दोनों ओर की संस्कृति क्या होगी? अभितः या उभयतः। और उससे पहले आ रहा राम के, तो राम के की संस्कृत हम लोग रामस से ना लगाकर रामम लगाएंगे, द्वितीय व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे विशेषता कह दिया गया है कि इन शब्दों के साथ में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो रामम, अभितः कर लीजिए या उभयतः कर लीजिए, मैंने अभितः कर दिया, ठीक है।
रामम अभितः, वृक्ष है राम के, दोनों रामम अभितः वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, रामम अभितः वृक्षाः, वृक्षाः सन्ति। ये अस धातु का रूप है, इसके रूप चलते हैं थोड़े से अलग रूप चलते हैं, ठीक है। ऐसे चलेंगे अस्तिस्तः सन्ति, असिस्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, ठीक है। तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ठीक है। रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्यों लगाई, क्योंकि हमारा जो करता है वृक्ष, जो वृक्ष रहने का काम कौन कर रहे हैं, खड़े कौन है, वृक्ष है ना, तो जो काम कर रहे हैं वो करता हो गया, ठीक है। वृक्ष करता हो गया यहाँ पे, और कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन में पुरुष लगाएंगे, ठीक है। तो रहने का काम, जो होने का काम है कौन कर रहे हैं, वृक्ष कर रहे हैं। कर्ता हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष बहुवचन की ही लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, गांव के चारों ओर वन है, गांव के चारों ओर, यहाँ फिर से के, ठीक, आगे की राय संबंध कारक द्योतन करा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ संबंध कारक नहीं मानकर हम लोग यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। संबंध कारक वैसे बन तो जा रहा है आसानी से, लेकिन यहाँ विशेष नियम आ गया, विशेष नियम के कारण हम लोग यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग करेंगे। ग्राम शब्द आकारांत पुल्लिंग है, देव शब्द के समान रूप चलेंगे, देवः देवो देवाः, देवम देवो देवान्, ग्रामः ग्रामो ग्रामाः, ग्रामम ग्रामो ग्रामान्, ठीक है। तो ग्रामम, ठीक है, गांव के चारों ओर, चारों ओर की संस्कृत हो जाएगी परितः, ठीक है। ग्रामम परितः, ग्रामम परितः, वन है तो वनम अस्ति, ठीक है। वन की संस्कृत वनम ही होती है, वनम। एक हमने नियम पढ़ा था, चौथा नियम, अच्छहीनम परेण संयोजन, उसमें क्या था कि यदि व्यंजन हो वाक्य में, अंतिम अक्षर व्यंजन हो और उसके बाद में स्वर आ रहा हो, ठीक है, तो इन दोनों को मिला देना चाहिए। ऐच्छिक नियम था अच्छहीनम परेण संयोज्यम, यहाँ अच नहीं था इसलिए हमने इसको पर वाले के साथ जोड़ दिया, तो क्या बन गया, वनम अस्ति, ठीक है। चौथा या पांचवा नियम था, मेरे हिसाब से चौथा नियम होगा शायद। आगे देखते हैं, घर की ओर जाओ, ठीक है, घर की ओर जाओ, तो घर की ओर जाओ का के की राय फिर से संबंध कारक दिख रहा है, लेकिन विशेष नियम के कारण हम लोग द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। घर की संस्कृत हो जाती है गृहम, ठीक है, इसके रूप चलेंगे फल के समान, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी, तो गृहम, ठीक है। गृहम की ओर, घर की ओर तो प्रति हो जाएगी, प्रति, गृहम प्रति, जाओ, जाने का अर्थ में धातु होता है गम धातु, इसके रूप चलते हैं, गम को गच्छत से आता है, गच्छतु गच्छतम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाओ गच्छामः। अब जैसे कि यहाँ पे करता हमें पता नहीं है क्या करता है, अगर भगवान करता रहता, ठीक है, या भवती करता रहता, तो हम लोग प्रथम पुरुष की क्रिया लगाते, या वह नहीं, वह तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वह लगाएंगे तो जाए, जैसे वह घर की ओर जाए ऐसा वाक्य बनता, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो आप घर की ओर जाओ ऐसा वाक्य बन सकता है। या फिर हम तू लगाएं, तू या तुम घर की ओर जाओ, या तुम दोनों घर की ओर जाओ, तो हम लोग यहाँ भगवान कर्ता मान लेते हैं और उसके अनुसार क्रिया लगाएंगे, ठीक है। आप घर की ओर जाओ तो भगवान गृहम प्रति गच्छत, अगर यहाँ ऐसा होता आप सब घर की ओर जाओ तो भवन्तः, मतलब कि कर्ता अगर यहाँ पे दिखाई देता वाक्य में हिंदी वाले में, तो हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं भवन्तः गृहम प्रति गच्छन्तु, ठीक है। कर्ता हमारा बहुवचन का रहेगा तो क्रिया भी हम बहुवचन की ही लगाएंगे, हमारा सबसे पहला नियम, ठीक है। आगे देखते हैं, दुर्जन को धिक्कार है, चौथा वाक्य, दुर्जन को धिक्कार है, ठीक है। यहाँ पे धिक शब्द आपको दिख रहा है, तो धिक्कार मतलब धिक्कार देना या धिक्कार करना, ये भी एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन इसके रूप नहीं चलते, ये अव्यय शब्द है, ठीक है। धिक शब्द जब भी आएगा वाक्य में, तो उससे पूर्व जो भी शब्द रहेगा उस पर द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। तो दुर्जन को धिक्कार है, यहाँ पे तो कर्म बन भी रहा है, को से कर्म कारक आ भी जा रहा है, ठीक है। तो दुर्जनम धिक, ठीक है। अब यहाँ आप धिक्कति वगैरह नहीं कर सकते कि धिक्कति धिक्कता धिक्कंती, ये अव्यय शब्द है, इसके
रूप नहीं चलते। ऐसा नहीं कि सभी अवयव शब्दों के रूप नहीं चलते हैं, लेकिन यहाँ जो धिक शब्द है इसके रूप नहीं चलेंगे। ठीक है, विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता, पांचवा वाक्य हमारा। ठीक है, तो विद्या के बिना, या फिर संबंध कारक दिख रहा है। ठीक है, अब फिर इसको देखते हैं। के दिख रहा, का की रही, इससे हमको लगेगा कि संबंध कारक है, लेकिन विशेष नियम है कि बिना के साथ हम लोग हमेशा विद्या व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो विद्याम बिना, ठीक है, विद्याम बिना क्या नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो ज्ञान किसने से, ज्ञानम, विद्या बिना ज्ञानम न भवति। आप लोग जैसे ये वाक्य पहले एक बार देख लेते हैं। विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता, विद्याम बिना, बिना के विद्या व्यक्ति का प्रयोग किया, विद्याम बिना ज्ञानम न भवति। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे ज्ञानम ज्ञानम क्यों कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे संस्कृत के बारे में विशेषता ये है कि जैसी ये भाषा लिखी जाती है ना, वैसी ही वैसी बोली जाती है। जैसे यहाँ जकार है तो हम लोग इसको जकार का ही पाठ करेंगे, इसको और कोई अक्षर नहीं बना सकते। और अन्य भाषाओं में क्या होता है कि कई बार साइलेंट हो जाता है अक्षर, या फिर उसके स्थान पर कुछ अलग, जैसे एजुकेशन होता है तो वहाँ पे डी लिखा रहता है, तो उसको उच्चारण करके एजुकेशन ऐसा पाठ करते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में जितने अक्षर हैं उनको सभी का उच्चारण करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी शंका हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइए, हम उसका निराकरण करेंगे कमेंट्स के माध्यम से अगले वीडियो में। ठीक है, और जो भी बच्चे 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा के अंतर्गत या 12वीं कक्षा तक हैं, या फिर जो भी बड़ी लेवल की परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो ये जो लगभग 50-60 नियम है, ये जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा बेसिक नियम है, और इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे आगे चतुर्थी व्यक्ति के भी आएंगे कि नमस्कार अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है, या फिर विशेष नियम ये भी था अभिधा उभयता, इनके आधार पर भी वाक्य बनते हैं। अभिधा उभयता प्रत्यय सर्वथा प्रतिधिक और बिना के साथ द्वितीय व्यक्ति होती है। ये जो विशेष विशेष नियम है इन्हीं के आधार पर वाक्य बनते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पंचमी व्यक्ति हो जाती है, ऐसा। तो अगर आप इन बेसिक नियमों को पढ़ नहीं रहेंगे तो आपको कोई भी से मतलब कि ऐसे अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई अलग से कोर्स खरीदो या पुस्तक खरीदो, वहां से पढ़ो। बहुत सरलता से मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़िए, और मतलब कि जो भी अदर चीजें हैं आपका अदर सब्जेक्ट, उसको मतलब कि आप जहाँ से पढ़ते हैं वहां से पढ़िए। लेकिन संस्कृत के लिए मैं बहुत ही सरलता से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और अगर आपको समझ में आ रहा हो, चीजें सच में बातें समझ में आ रही हो, तो आप बच्चों से शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।